नमस्कार। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 16 अप्रैल के द हिंदू समाचार पत्र में आए जो भी महत्वपूर्ण समाचार है उसका विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आज के इस अंक में हम किन किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो कल प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न दिए गए थे उसका मैं आपको उत्तर बता दूंगा, और उसके बाद आज के समाचार पत्र में जो भी महत्वपूर्ण समाचार आए हैं उनका हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और यहाँ पर सबसे अंतिम में जो है आज के समाचार पत्र पर आधारित प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को भी हम देखेंगे, और उनसे जुड़े हुए जो भी न्यूज़ है उसका भी हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले आपको जो कल प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न दिए गए थे उसका सबसे पहले मैं आपको उत्तर दे देता हूं। और यहाँ पर जो है पहला प्रश्न था कि भारत और रूस निम्नलिखित में से किसके सदस्य हैं। और यहाँ पर आपको जो है 4 बातें दी गई थी और आपको बताना था कि इन चारों में से जो है भारत और रूस जो है किसके सदस्य हैं। और यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि भारत और रूस जो है ब्रिक्स संघाई सहयोग संगठन और रूस भारत चीन समूह के क्या हैं, सदस्य हैं। आइए देख लेते हैं प्रश्न 2 को। और प्रश्न 2 क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर पहला कथन था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार संविधान के भाग 3 के तहत एक मौलिक अधिकार है। दूसरा है कि उपयुक्त अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21A में जो है शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा संविधान का भाग 3 है वो किससे जुड़ा हुआ है, मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मूल अधिकारों की बातें होती, यानी कि मौलिक अधिकारों की बातें होती हैं। यहाँ पर जो है एक अनुच्छेद है 21A, लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पर जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है वो क्या है, प्राइमरी शिक्षा का, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसका अधिकार आपको दिया गया है। यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा देने की बात नहीं की गई है, यानी कि सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि भारत के बच्चों को जो है उनका जो प्राथमिक शिक्षा है वो उन्हें मिल सके। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, उच्च शिक्षा की। और इसीलिए जो है यहाँ पर आपको बताना था कि इस कथन में से कौन से कथन सही हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों कथन क्या हैं, आपके गलत हैं। और इसलिए प्रश्न 2 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए देख लेते हैं प्रश्न 3 को। और प्रश्न 3 क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। और पहला कथन था कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार में श्रम अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और जीवन यापन के पर्याप्त मानक अधिकार शामिल हैं। और दूसरा है कि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। और तीसरा कथन था कि भारत और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए हैं लेकिन करार की पुष्टि नहीं की है। और यहाँ पर जो है कथन 3 क्या है वो आपका गलत है, और इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 1 और 2 क्या हैं, आपके कथन सही हैं। आइए देख लेते हैं प्रश्न 4 को। और प्रश्न 4 क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से गलत हैं। और यहाँ पर कथन 1 है कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी मुक्त व्यापार समझौते पर नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। और दूसरा कथन है कि सदस्यों में आसियान के सभी 10 सदस्य देश, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। और तीसरा है कि भारत इस साल के अंत में समझौते में शामिल होने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जो है आपको बताना था कि कौन सा कथन गलत है। और यहाँ पर जो तीसरा कथन है कि भारत इस साल के अंत में समझौतों में शामिल होने के लिए तैयार है, ये कथन क्या है, सरासर गलत है। बाकी दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। और इसीलिए आपका जो प्रश्न 4 है उसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 3। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि 2017 में आया था। और यहाँ पर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में शोषण के खिलाफ अधिकार द्वारा परिकल्पित है। और यहाँ पर आपका पहला कथन है कि मानव तस्करी और मजबूर श्रम का निषेध। दूसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन। तीसरा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और चौथा है कारखानों और खानों में बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध। और आपको बताना है कि निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, शोषण के खिलाफ अधिकार की। और शोषण के खिलाफ अधिकार में जो है 2 बातें कही गई हैं। पहला कि मानव तस्करी
और मजबूर श्रम का निषेध। यानी कि इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि जो मानव तस्करी होती है और जो जबरदस्ती जो श्रम कराया जाता है उसको क्या करना, यहाँ पर दूर करना। और दूसरा है आपका कारखानों और जो खानों है उसमें बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध। तो यहाँ पर जो है कथन 1 और 4 क्या होगा आपका सही होगा, और इसीलिए जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 1 और 4। आइए अब आज के समाचार पत्र में छपे कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का हम विश्लेषण कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है आज के समाचार पत्र में पेज नंबर 8 पर जो है एक न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक है UNFPA पॉपुलेशन रिपोर्ट लॉन्च्ड। तो यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन जिसका नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, अब ने जो है क्या किया है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 को क्या किया है, रिलीज किया है, उसे लॉन्च किया है। और इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो क्या है, माई बॉडी इज माई ओन। तो यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, याद रखेगा इसका नाम, और इसके द्वारा जो है क्या किया गया है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और इसका शीर्षक मैंने आपको अभी बताया, माई बॉडी इज माई ओन। और यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट जो है हमेशा जो है एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए समझते हैं इसमें दी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जितने भी देशों में जो है इन्होंने क्या किया है, वहाँ की महिलाओं से जो है पूछताछ की है, उसमें पता चला है कि उन देशों में केवल 55% महिलाओं को जो है स्वास्थ्य सेवा, गर्भ निरोधक और सेक्स के लिए हाँ या ना कहने की क्षमता पर चुनाव करने का अधिकार दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है किसको, महिलाओं की जो समानता का अधिकार है इस दुनिया में, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। और कहा जा रहा है कि सिर्फ 55% महिलाओं को ही यहाँ पर क्या है, ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी मर्जी से जो है स्वास्थ्य सेवा, गर्भ निरोध और सेक्स के लिए क्या कर सकती है, हाँ या ना कहने का उनके पास क्या होता है, अधिकार होता है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि दुनिया के सिर्फ 75% देश ऐसे हैं जहां पर जो है महिलाओं को जो है पुरुषों के बराबर जो है अधिकार दिया जाता है। उनके पास जो है क्या है, निर्णय लेने का अधिकार है। और निर्णय लेने का अधिकार किस मामले में, तो यहाँ पर जैसे बात हो रही है स्वास्थ्य सेवा के मामले में, गर्भ निरोध के मामले में। यहाँ पर जो है ये भी कहा गया है कि दुनिया में जो है कुछ ऐसे प्रचलन अभी भी चल रहे हैं जो महिलाओं के लिए क्या है, बहुत ही खतरनाक है। जैसे बाल विवाह होता है, यहाँ पर जो है महिलाओं के पास विकल्पों की कमी होती है। उनके पास जो है जॉब करने का जो है उनके पास जो क्या है, साधन नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से नौकरी नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है इन मुद्दों को यहाँ पर उठाने की कोशिश की गई है और बताया गया है कि अभी भी जो दुनिया में जो है बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर जो है महिलाओं को जो है एक तरीके से पुरुषों के बराबर जो अधिकार है वो नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पर सबसे अंतिम में ये कहा गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र का एक सपना है कि 2030 तक जो है महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो अपराध हैं या फिर उनको जो मिलने वाले जो अधिकार हैं उनमें जो है बढ़ोतरी हो, इस सपने को अगर पूरा करना है तो यहाँ पर जो है विश्व के देशों में क्या करना होगा, महिलाओं को जो एक तरीके से अधिकार दिए जाते हैं, खास करके निर्णय लेने के अधिकार उनके जीवन से जुड़े हुए, उन्हें जो क्या होगा, उन्हें देना होगा। और तभी जाकर के 2030 तक जो है जो संयुक्त राष्ट्र का जो ये सपना है, जो ये लक्ष्य है, वो क्या होगा, पूरा हो सकता है। तो यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का जो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट है वो एक तरीके से महिलाओं के अधिकारों को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। और आप ये समझ सकते हैं इसके शीर्षक के, और जिसका शीर्षक क्या है कि माई बॉडी इज माई ओन। आइए अब आज के समाचार पत्र में छपे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो है पेज नंबर 6 में एक एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है अ मल्टीपोलैरिटी स्क्रिप्टेड बाय द मिडिल पावर। तो यहाँ पर जो है बात हो रही है किसकी, तो बहुध्रुवीय जो है विश्व की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं 90 के दशक में जो विश्व था वो सिर्फ 2 ध्रुवीय था। यानी कि यहाँ पर बात किसकी होती थी, अमेरिका और रूस की। यानी कि जो विश्व है वो 2 देशों के खेमों के बीच में बटा हुआ था, और एक था आपका वो रसिया था और दूसरा क्या था आपका अमेरिका। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि अब जो विश्व की व्यवस्था है वो क्या होने वाली है, बहुध्रुवीय होने वाली है। और यहाँ पर जो है अमेरिका, रूस और चीन की चर्चा की गई है कि किस तरीके से ये जो 3 देश हैं वो आपस में जो एक तरीके से शीत युद्ध लड़ रहे हैं। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि एक तरीके से ये चीज़ क्या है, नए शीत युद्ध की शुरुआत बताई जा रही है। यहाँ पर यह जिक्र किया गया है कि जो
जापान, ईरान, तुर्की और भारत हैं, वो एक तरीके से जो नई विश्व व्यवस्था है उसे जो है एक तरीके से अफेक्ट करेंगे। और इन्हीं देशों पर यह निर्भर करेगा कि दुनिया जो है किस तरीके के बहुध्रुवीय बनती है। यहाँ पर जो है ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो चार देश हैं, जापान, ईरान, तुर्की और भारत, जो कि बहुत ही बड़े सुपर पावर नहीं है, लेकिन इनके पास इस तरह की पावर है कि वो अपने अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, इन जो सुपर पावर है यानी कि रूस, अमेरिका और चाइना के जो हित हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि इस एडिटोरियल में किन किन महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की गई है। सबसे पहले तो यही बताया गया है कि वो कौन से कारण हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका, रूस और चीन के बीच में एक नया शीत युद्ध शुरू होने वाला है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो है रसिया के राष्ट्रपति को किलर यानी कि हत्यारा कहा गया। यहाँ पर जो ये भी बताया गया है कि रूस और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं वो हाल के दिनों में और भी क्या है, बहुत ही खराब हुए हैं। आपने आज के ही न्यूज़ में देखा होगा कि अमेरिका के द्वारा जो है रूस पर जो है नए नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। यहाँ पर जो है इस बात का भी जिक्र है कि किस तरीके से चाइना और यूएस के बीच में जो बातचीत हुई पिछले महीने 19 मार्च को, यहाँ पर जो है उसका माहौल बहुत ही खराब था। यहाँ पर कहने का आशय ये है कि अमेरिका, रूस और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और हाल के जो ये जो परिदृश्य थे ये बता रहे हैं कि इन तीनों देशों के बीच में जो है एक तरीके से एक नया शीत युद्ध शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो है एडिटोरियल के लेखक का ये कहना है कि ये जो नया शीत युद्ध शुरू हुआ है इसे जो है चार देश यानी कि जापान, ईरान, तुर्की और भारत मिलकर के क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। क्योंकि ये क्या है, बहुत बड़े पावर तो नहीं है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में जो है अपने हितों की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, खेमेबाजी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है यही चार देश जो है ये एक तरीके से यह सुनिश्चित करेंगे कि कौन जो है इस नए शीत युद्ध में जो है जीतेगा, कौन किस पर हावी होगा। यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि यह स्पष्ट है कि अमेरिका विश्व मंच पर चीन को क्या करता है, अपने प्रमुख विरोधी के रूप में देखता है। और यह भारत प्रशांत में चीन को चुनौती देने के लिए क्वाड का उपयोग करेगा। जैसा कि मैंने कहा कि अपने अपने हितों की रक्षा के लिए हर दुनिया के हर जगह क्या होगा, एक तरीके से इनके बीच में जो है हितों को लेकर के क्या होगा, आपस में संघर्ष होगा। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि भारत का जो है चीन के साथ संबंध कैसा है। यहाँ पर इस बात की चर्चा की गई है, भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है भारत जो है वो अमेरिका के खेमे में शामिल होगा, क्योंकि ये उसकी मजबूरी है। क्योंकि यहाँ पर जो है रूस जो है चाइना के खिलाफ भारत को जो है बहुत ज़्यादा जो है मदद नहीं देने वाला। और यहाँ पर जो है हिंद महासागर में चीन के द्वारा और बॉर्डर पे चीन के द्वारा जो है जो आक्रामकता दिखाई जा रही है उसका जवाब देने के लिए भारत की ये मजबूरी है कि वो क्या करे, अमेरिका के खेमे में शामिल हो जाए, अमेरिका का वो क्या करे, साथ दे। और यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि क्वाड का यहाँ पर निर्माण किया गया है। और यहाँ पर जो है भारत प्रशांत क्षेत्र में जो है खास करके हिंद महासागर के एरिया में जो है चीन को चुनौती देने के लिए भारत क्या कर रहा है, यूएस का उपयोग कर रहा है। यहाँ पर यह भी कहा गया है ईरान के समक्ष में कि ईरान जो है वो क्या करेगा, रूस और चीन के खेमे में शामिल होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के जो रिश्ते हैं वो सही नहीं है। और यहाँ पर वो अच्छी तरीके से जानता है कि अगर वो रूस के खेमे में शामिल हो जाता है तो उसके हितों की यहाँ पर क्या होगी, रक्षा होगी। इसी तरीके से यहाँ पर जापान का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि जापान भी जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी रक्षा के लिए क्या है, यूएस पर क्या करता है, डिपेंड करता है, उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। लेकिन जापान के परिप्रेक्ष्य में यह बात भी कही गई है कि जापान जो है चाइना के साथ भी अपने रिश्तों को थोड़ा बहुत सुधारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मुख्य बात क्या है कि अपनी सुरक्षा के लिए जापान क्या है, वो यूएस पर निर्भर है, अमेरिका पर निर्भर है। लेकिन जो है अपनी इकोनॉमी के लिए वो किस पर निर्भर है, चाइना। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि देखिए जापान जो है वो क्या करता है, अपने जो व्यापार का 24% जो है इंपोर्ट वो कहाँ से करता है, चाइना से करता है। और यहाँ पर जो है अपने एक्सपोर्ट का जो 19% है वो किसको करता है, तो चाइना को एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक तरीके से जापान जो है वो क्या है, चाइना के साथ संबंध को सुधारने की कोशिश तो करता रहेगा, लेकिन वो यूएस से खेमे में शामिल होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है उसकी सुरक्षा के लिए जो है
जो उनके बीच में जो ट्रीटी है जो 1951 में की गई थी जापान और यूएस के बीच में, उस ट्रीटी के चलते जो है जापान क्या करेगा, अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेगा, अमेरिका का सहारा लेगा और उसके खेमे में शामिल होगा। यहाँ पर अगर तुर्की की बात की जाए तो कहा गया है कि तुर्की जो है वो नाटो सदस्य है, लेकिन यहाँ पर वो जानता है कि अपने क्षेत्र में अपने दबदबे को बनाने के लिए उसे क्या है, रूस और चीन की सहायता की जरूरत है। और यहाँ पर वो क्या करेगा, अपने एरिया में क्या करेगा, रूस और चीन के खेमे की मदद करेगा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी कि बहुध्रुवीय जो दुनिया बनने वाली है, उसमें जापान, ईरान, तुर्की और भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। ये इन्हीं देशों पर जो है डिपेंड करने वाला है, उन्हीं पर देशों पर निर्भर करने वाला है कि कौन सा खेमा किस जो है एरिया में, किस परिस्थिति में क्या होगा, एक दूसरे पर हावी होगा। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल है। विश्व में जो एक नई व्यवस्था बन रही है उसमें जापान, ईरान, तुर्की और भारत का जो रोल है उसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। आइए अब एक और एडिटोरियल के बारे में जान लेते हैं। और यहाँ पर जो है पेज नंबर 7 में जो है एक एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है लेसन फ्रॉम द फर्स्ट वेव। तो यहाँ पर जो है शीर्षक पढ़ करके आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है कोविड-19 की बात होने वाली है। हम सभी देख रहे हैं कि हमारे देश में जो है कोविड-19 की दूसरी लहर जो है चल रही है और बहुत सारे राज्यों में ये चर्चा हो रही है कि फिर से लॉकडाउन जो है लगा दिया जाए। लेकिन इस एडिटोरियल में जो है ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से जो लॉकडाउन है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जो है फिर से बहुत ही खतरनाक होने वाला है, पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देने वाला है। आइए समझते हैं कि इस एडिटोरियल में किन महत्वपूर्ण बातों को जिक्र किया गया है हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर के। यहाँ पर सबसे पहले ये समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से हमारे देश में कोविड-19 का जो है दूसरा लहर चल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्यों में है, ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं जहां पर बहुत ही बड़ी मात्रा में भीड़ क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बड़े पैमाने पर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजन अभी भी आयोजित किए जा रहे हैं जो कि इन प्रतिबंधों को क्या मानते हैं, निरर्थक मान रहे हैं। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है कोविड-19 की दूसरी लहर में जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है युवा क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर जो है ये बात कही जा रही है कि अगर इस लहर को देखते हुए राज्यों में जो है क्या हुआ, लॉकडाउन लगाया गया, तो ये हमारे देश के अर्थव्यवस्था के लिए क्या होगा, सही नहीं होगा। यहाँ पर ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद को इस वर्ष 12.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। लेकिन ये अनुमान जो है सिर्फ अनुमान बन के रह जाएगा अगर जो है भारत के द्वारा जो है क्या किया जाए, अपने देश में जो है लॉकडाउन लगाया जाए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोविड-19 के दौरान जो आपको फर्स्ट लहर देखी गई थी उसमें क्या देखा गया था कि कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जहाँ पर जो है जिनको फायदा हुआ था, जैसे यहाँ पर जो है तकनीकी, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों सहित ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर क्या है, रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई थी। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के दौरान जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा फायदा हुआ था, दवाई बनाने वाली कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। जो लोग स्वास्थ्य सेवाएं जो क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, उन्हें भी बहुत फायदा हुआ था। बहुत सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनियां थी, जैसे आपने देखा होगा रिलायंस, उनका जो है फायदा जो है वो क्या हो गया, बहुत बढ़ गया था। तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर आपको देखा गया फर्स्ट लहर में जो पहला जो कोविड-19 का लॉकडाउन था उसमें देखा गया कि उसमें क्या है, रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ पर जो है पहले लहर में यह भी देखा गया कि यात्रा, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस आदि के जो क्षेत्र हैं उनमें क्या है, बहुत बड़ी गिरावट देखी गई। कहने का आशा यह है कि कुछ जो क्षेत्र थे वो तो ऊपर गए, लेकिन यहाँ पर भारत का जो एक बहुत बड़ा जो सर्विस सेक्टर था वो क्या हो गया, पूरी तरीके से नीचे चला गया, जिसमें क्या है, यात्रा है, पर्यटन है, हॉस्पिटैलिटी है, बैंकिंग सेवाओं पर जो है असर पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके से देखी गई यहाँ पर, यानी कि कुछ जो क्षेत्र है वो ऊपर गए और कुछ क्षेत्रों में क्या है, भारी गिरावट आया। और इसके कारण आपने देखा होगा कि लघु उद्योगों को भी क्या है, बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो लघु उद्योग हैं वो सबसे ज़्यादा क्या देते हैं, नौकरियां देते हैं। लगभग 11 करोड़ से 12 करोड़ के आसपास जो है जो जॉब हैं उनका जो निर्माण वो कौन करती हैं, तो वो लघु उद्योगों के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर देखा गया कि एमएसएमई उद्योग को, यानी कि लघु उद्योगों को क्या हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और कोरोना की पहली लहर में जो है देखा गया कि लगभग 75 मिलियन भारतीयों को यहाँ पर क्या है, वो गरीब हो गए।
क्योंकि उनकी नौकरियां चलेगी, उनके पास इनकम का कोई साधन नहीं बचा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 75 मिलियन भारतीय वो क्या हो गए, गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है मामला बन जाता है यहाँ पर, और यही सी मामले को यहाँ पर उजागर करने का प्रयास किया गया और कहा गया है कि अगर सरकार के द्वारा फिर से जो है पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाता है तो एक तरीके से हमें ये देखने को मिलेगा कि जो थोड़ी बहुत भी अर्थव्यवस्था जो सुधरी थी 3-4 महीनों में, वो फिर से क्या हो जाएगी, गर्त में चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो बेरोजगारी की समस्या है वो क्या है, और भी भयावह रूप से बड़ी है। तो इन्हीं सब चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया गया है और कहा गया है कि हमें जो है पूर्ण लॉकडाउन से बचना चाहिए। और यहाँ पर जो है एडिटोरियल में ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। और यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत सरकार को जो है वैसे क्षेत्र जहाँ पर लोग ऑफिस में जाकर काम करते हैं वहाँ पर सबसे पहले वैक्सीनेशन करना चाहिए। और यहाँ पर इस बात को भी कहा गया है कि इस कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें क्या है, जो 45 उम्र से कम वाले जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, उन्हें भी ये बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है सरकार को कि वो क्या करे, वैक्सीन की उपलब्धता को बढ़ाए। और वैसे लोग जो 18 साल से ऊपर और 45 साल के बीच के हैं, जो काम करने के लिए क्या जाते हैं, ऑफिसेस में जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, उन्हें जो है एक तरीके से वहाँ पर सबसे पहले टीकाकरण कराया जाए। यहाँ पर जो है इन सभी बातों का जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि जो फर्स्ट लहर में हमने जो एक्सपीरियंस लिया था, जो सीखा था, उसे हम क्या कर सकते हैं, दूसरी लहर में उसका यूज कर सकते हैं। और इससे होगा ये कि जिस तरीके से वहां पर अर्थव्यवस्था को हमारा नुकसान हुआ था, उससे हम क्या है, कुछ हद तक बच जाएंगे। आइए अब एक और महत्वपूर्ण न्यूज की यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। और यहाँ पर पेज नंबर 13 में जो है एक न्यूज छपा है जिसका शीर्षक है यूएस इम्पोजेज न्यूज सेक्शन और रसिया, यानी कि अमेरिका के द्वारा जो है रूस पर जो है कुछ नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। हमने अभी अभी उस एडिटोरियल में पढ़ा था कि रूस और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं वो लगातार क्या हो रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। और यहाँ पर जो है ताजा समाचार में क्या आया है कि अमेरिका के द्वारा जो है रसिया पर जो है फिर से जो है कुछ नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है अमेरिका के द्वारा कि यहाँ पर रूस के द्वारा जो है अमेरिका में जो है चुनाव में जो हस्तक्षेप किया गया, अमेरिका में जो साइबर हमले किए गए, उसके कारण जो है वहां पर जो है क्या किया गया है, 10 राजनयिकों को जो है वहां पर निष्कासित कर दिया गया है जो कि रूस से जुड़े हुए हैं। यानी कि रूस के 10 राजनयिकों को वहां पर निष्कासित कर दिया गया है। और यहां पर कारण क्या बताया गया है कि अमेरिका के चुनाव में हस्तक्षेप और वहां पर जो है जो साइबर हमले करा रहा है कौन, रूस, उसके कारण। यहां पर जो है ये भी कहा गया है कि जो बैंक रूस के साथ क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, उन्हें लोन देते हैं, उन पर जो है कुछ रोक लगाए गए हैं। तो यहाँ पर जो ये जो न्यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। खास करके आपको ये समझना है कि किस तरीके से अमेरिका और रसिया के जो रिश्ते हैं वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। आइए अब आज के समाचार पत्र पर आधारित कुछ प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि ये प्रश्न जो है किस समाचार पर आधारित है, उनका भी हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है हमारे समाचार पत्र में जिसका शीर्षक है कि नेशनल टास्क फोर्स टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन मॉनिटर रेमेडियल स्टेप्स। तो यहाँ पर जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के द्वारा जो है वायु प्रदूषण का मुकाबला करने और वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो है कदम को उठाते हुए क्या किया गया है, एक 8 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, हमारे प्री के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के द्वारा क्या किया गया है, 8 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारी बल का जो है गठन किया गया है, जो कि हमारे देश में प्रदूषण का किस तरीके से मुकाबला किया जाए या फिर वायु की गुणवत्ता में किस तरीके से सुधार किया जाए उस पर क्या करेगा, अपनी राय देगा। समझना आपको कि ये है कि ये जो राष्ट्रीय कार्यबल गठन किया गया है उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। और देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है दूसरे पॉइंट में कि यहाँ पर जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, पेट्रोलियम, परिवहन, बिजली, कृषि, स्वास्थ्य और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी क्या होंगे, शामिल होंगे। तो इन सभी लोगों को यहाँ पर क्या है, जगह दिया गया है और इनके द्वारा जो है यह बताया जाएगा कि किस तरीके से देश में जो है प्रदूषण से लड़ा जाए। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन को देख लेते हैं
और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और पहला कथन है कि भारत में सांस की पुरानी बीमारियों के कारण मृत्यु दर विश्व में सबसे अधिक है। और दूसरा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वायु प्रदूषण से निपटने और वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपचारात्मक कदमों की निगरानी हेतु 8 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। तो ये न्यूज़ तो हमने अभी अभी देखा। जो दूसरा कथन है, आपको समझना है कि पहला जो कथन है वो सही है कि नहीं, कि भारत में सांस की पुरानी बीमारियों के कारण मृत्यु दर विश्व में सबसे क्या है, अधिक है। और आप सभी जानते हैं ये बात भी क्या है, सही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर क्या है, वायु प्रदूषण है और यहाँ पर इसके कारण होने वाली बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की क्या होती है, मृत्यु होती है। आइए एक और महत्वपूर्ण समाचार का यहाँ पर विश्लेषण कर लेते हैं, जिसका शीर्षक है सेंटर ईजेज गाइडलाइन फॉर ओसीआई कार्ड होल्डर। तो यहाँ पर जो है प्रवासी नागरिकों की चर्चा हो रही है और यहाँ पर जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है क्या किया गया है, जो ओसीआई कार्ड होल्डर हैं उनके लिए कुछ जो गाइडलाइन है, जो नियम है, उसमें क्या की गई है, छूट दी गई है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पर जो है भारत के प्रवासी जो नागरिक थे, जिन्हें हम लोग शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर, उन्हें जो है हर बार जो है एक नया ओसीआई कार्ड पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी जब भी उनके नाम पर जो है एक नया पासपोर्ट जारी किया जाएगा। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जिन्हें भी जो है ओसीआई कार्ड दिया जाता है, यानी कि प्रवासी नागरिक होने का जो एक तरीके से कार्ड दिया जाता है, उसे जो है यहाँ पर 2 बार जो है दिया जाता है। कब कब? यहाँ पर जब वो 20 साल के हो जाते हैं तब उन्हें ओसीआई कार्ड दिया जाता है, और जब वो 50 साल के आयु पूरा कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाता है, उन्हें ओसीआई कार्ड दिया जाता है। क्योंकि 50 साल के बाद जो है उनके जो चेहरों में जो बदलाव हुए हैं उसके कारण जो है ऐसा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब सेंटर क्या कह रहा है, यहाँ पर सेंटर कह रहा है कि अब जो है ओसीआई कार्ड होल्डर जो होंगे उन्हें जो है एक ही बार क्या होगा, ओसीआई कार्ड जो है दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है जब भी उनके नाम पर नया पासपोर्ट जारी किया जाएगा तो उन्हें क्या है, ओसीआई कार्ड पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर जो है क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 20 साल से पहले जो है क्या है, ओसीआई कार्ड उसके मिल जाता है, तो उसमें क्या होगा कि 20 साल पूरा होने के बाद उसे क्या होगा, फिर से जो है क्या होगा, पंजीकरण करना होगा और यहाँ पर जो है उसे दोबारा जो है ये कार्ड इशू किया जाएगा। क्योंकि 20 साल होने के बाद जो है उसमें जो शारीरिक बदलाव होते हैं उसके कारण ऐसा किया जाएगा। यहाँ पर लेकिन ये कहा जा रहा है कि वैसा व्यक्ति जिसे 20 साल के बाद जो है क्या है, ओसीआई कार्ड दिया जाएगा, उसे जो है अब दोबारा जो है पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए अब इसी समाचार पर आधारित एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से लाभ ओसीआई कार्ड धारकों को प्राप्त हैं। और पहला क्या है कि भारत में अनिश्चित काल तक रहने का और काम करने का लाभ। दूसरा है अनेक बार भारत में प्रवेश करने और भारत आने के लिए बहुउद्देशीय आजीवन वीजा प्राप्त करने संबंधी लाभ। तीसरा है कि विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के साथ पंजीकरण में छूट का लाभ। और चौथा है मत देने का अधिकार। और पांचवा है सरकारी नौकरी और संवैधानिक पद धारण करने का लाभ। ठीक है, तो ये 5 बातें कही गई हैं उसको लेकर के जिनके पास क्या होता है, ओसीआई कार्ड होता है। और आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ओसीआई कार्ड धारक हैं वो हमारे देश में जो है उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। दूसरा कि यहाँ पर जो है आप सभी जानते हैं कि जो सरकारी नौकरी है या फिर संवैधानिक पद धारण करने के लिए उसे क्या होना होगा, पूरी तरीके से भारत का जो नागरिक है वही क्या कर सकता है, यहाँ पर सरकारी नौकरी या फिर किसी संवैधानिक पद को धारण कर सकता है। तो यहाँ पर जो है चौथा और पांचवा जो पॉइंट है उसे आप ध्यान से पढ़िएगा। मैंने आपको जो है पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि मत देने का अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को है। ठीक है, और दूसरा कि सरकारी नौकरी और संवैधानिक पद पर बैठने का अधिकार भी जो है वो किसका है, भारत के नागरिकों का है। लेकिन ये जो ओसीआई कार्ड धारक होते हैं उन्हें जो है कुछ लाभ भी दिए जाते हैं, जैसे कि वो भारत में अनिश्चित काल तक रह सकते हैं और यहाँ पर काम कर सकते हैं। जैसे कोई फॉरेन से आता है तो उसे जो है वर्क परमिट लेना पड़ता है कि वो 1 साल के लिए भारत आ रहा है। लेकिन जिनके पास ओसीआई कार्ड है वो क्या है, भारत में अनिश्चित काल तक रह सकते हैं और यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर वो जब चाहे भारत में आ सकते हैं और यहाँ पर जो है बहुउद्देशीय आजीवन वीजा जो है उनके पास होता है। तो ये सारे जो लाभ हैं वो ओसीआई कार्ड होल्डर को जो है दिए जाते हैं। आइए देख लेते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ को, जिसका शीर्षक है आरबीआई सेटअप अथॉरिटी टू रिव्यू
रेगुलेशन। तो यहाँ पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एक तरीके से विनिमय समीक्षा प्राधिकरण 2.0 की स्थापना की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है ये। और यहाँ पर मैंने क्या कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया है, विनियम समीक्षा प्राधिकरण 2.0 की स्थापना की है। और आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो है आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर जो होंगे एम राजेश्वर राय, वो क्या होंगे, इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। यहाँ पर जो है इस प्राधिकरण का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होगा, जो कि 1 मई से क्या होगा, शुरू होने वाला है। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि ऐसा एक प्राधिकरण जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है 1999 में जो है बनाया गया था। और यहाँ पर जो है अभी आप देख सक रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो काम है वो बहुत ही बढ़ गया है। वो बहुत सारे क्षेत्रों को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, उसे क्या कर रहा है, उसकी समीक्षा कर रहा है। और यहाँ पर जो है किस तरीके से उसके काम में जो है क्या है, सुधार लाया जाए, उसी को देखते हुए जो है क्या है, विनियम समीक्षा प्राधिकरण 2 का जो है यहाँ पर स्थापना किया गया है। तो याद रखिएगा कि ऐसा ही एक प्राधिकरण जो है 1999 में जो है बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और यहाँ पर दूसरा जो है प्राधिकरण वो क्या है, 2021 में बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है ये बतलाना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि वो किस तरीके से जो है अपने काम में सुधार लाए। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और पहला कथन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने आंतरिक रूप से और साथ ही सरलीकरण और कार्यान्वयन में आसानी के लिए आरबीआई विनियमित संस्थानों से सुझाव मांगकर नियामक नुस्खों की समीक्षा करने के लिए विनियम समीक्षा प्राधिकरण 2.0 की स्थापना की है। दूसरा है कि आरबीआई ने 1999 में विनियमों, परिपत्रों और रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिए इसके समरूप एक प्राधिकरण की स्थापना की थी। और तीसरा है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को विनियम समीक्षा प्राधिकरण के प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, जिसे 1 मई 2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए स्थापित किया जाएगा। आइए देख लेते हैं प्रश्न 4 को। और प्रश्न 4 क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। और पहला है कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि निक्सी की स्थापना घरेलू इंटरनेट ट्रैफिक को किसी अन्य देश के माध्यम से ले जाने के बजाय देश के भीतर अनुमार्गन राउटिंग करने के उद्देश्य से की गई थी। और दूसरा है कि भारत सरकार ने नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया को आईएन रजिस्ट्री के संचालन हेतु प्रत्यायुक्त किया है, जो कि INCCTLD का संचालन और प्रबंधन करता है, जो भारत का कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन है। तो यहाँ पर जो है 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत हैं। यहाँ पर जो है न्यूज़ क्या आया है कि सेक्रेटरी ऑफ मैती MEITY श्री अजय प्रकाश के द्वारा जो है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया को लेकर के जो है क्या गया है, 3 सर्विसेज को यहाँ पर शुरू किया गया है। और ये सर्विसेज कौन से हैं, पहला है IP वर्जन 6 एक्सपर्ट पैनल यानी कि जिसे हम बोल रहे हैं IP गुरु, दूसरा है निक्सी एकेडमी और तीसरा आपका निक्सी IP इंडेक्स। तो ये 3 इनिशिएटिव यहाँ पर जो है शुरू किए गए हैं, किसके द्वारा, MEITY जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मैती के द्वारा। और यहाँ पर जो है इन सभी का काम क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि IP वर्जन 4 से जो है हम क्या कर रहे हैं, IP वर्जन 6 में शिफ्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है इसको लेकर के जो भी प्रॉब्लम होती है उसके समाधान के लिए जो है ये 3 इनिशिएटिव जो है यहाँ पर शुरू की गए हैं। जैसे आप नाम से समझ सकते हैं IP वर्जन 6 एक्सपर्ट पैनल जिसे हम बोल रहे हैं IP गुरु। तो यहाँ पर जो है इस IP गुरु के द्वारा जो है ये बताया जाएगा किस तरीके से IP वर्जन 4 से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट जो है आपकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। दूसरा है यहाँ पर निक्सी एकेडमी का यहाँ पर नाम लिया गया है। और यहाँ पर जो है निक्सी एकेडमी का काम क्या होगा, देखिए क्या लिखा हुआ है कि निक्सी एकेडमी इज क्रिएटेड टू एजुकेट टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पीपुल इंडिया टू लर्न एंड रीलर्न टेक्नोलॉजी लाइक IP वर्जन 6। तो यहाँ पर जो है जो IP वर्जन 6 की जो टेक्नोलॉजी है उसे सिखाने के लिए जो है निक्सी एकेडमी का क्या किया गया है, स्थापना किया गया है, जो कि स्कूलों और कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाता है। आइए
अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं और क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और पहला कथन है यह यूरोपीय संघ की एक पहल है। दूसरा है यह लक्षित विकासशील देशों को अपनी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीसरा है यह विश्व संसाधन संस्था WRI और सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद द्वारा समन्वित है। तो यहाँ पर जो है 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए अब आज के समाचार पत्र पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत, जापान, ईरान और तुर्की उभरते विश्व व्यवस्था को आकार देने के लिए तैयार हैं। इस कथन का विश्लेषण करें। तो जिस तरीके से हमने उस एडिटोरियल में, इस पर हमने एक एडिटोरियल पर भी चर्चा किया है, उस एडिटोरियल में जो है हमने एक एक करके जापान, भारत, ईरान और तुर्की के संदर्भ में ये बात की कि किस तरीके से जापान, भारत और तुर्की जो है क्या कर सकते हैं, जो अमेरिका, रूस और चीन के बीच में एक नया जो कोल्ड वार, शीत युद्ध शुरू हो रहा है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका उठा सकते हैं, निभा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है अगर आप उत्तर की संरचना करेंगे तो उसकी भूमिका में जो है आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा रूस और चीन को लेकर के जो बातें कही गई हैं वो इस ओर इशारा करती हैं कि अमेरिका, रूस और चीन के बीच में जो है अभी जो है रिश्ते हैं वो सुधरने वाले नहीं हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि भारत, जापान, ईरान और तुर्की के जो है अपने अपने हित हैं और इन्हीं हितों को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, खेमेबाजी करेंगे, वो खेमों का चयन करेंगे कि वो किस देश के साथ जाना उनके लिए क्या है अच्छा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कोविड-19 महामारी की भारत की दूसरी लहर के दौरान आंशिक लॉकडाउन से आर्थिक और सामाजिक असमानताएं बढ़ेंगी, उसका मूल्यांकन करें। तो यहाँ पर जैसे मैंने एडिटोरियल में भी चर्चा किया था कि यहाँ जो दूसरा लहर है वो बहुत ही भयावह हो रहा है और उसके कारण बहुत सारे राज्यों में जो है लॉकडाउन के भी आसार दिख रहे हैं। तो यहाँ पर पहले जो लॉकडाउन हुआ था उसका यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं आप और अब बता सकते हैं किस तरीके से पहले लॉकडाउन में जो है भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहले ही हो चुका है। भारत में जो है बेरोजगारी की समस्या बढ़ चुकी है। जैसा कि मैंने कहा कि 75 मिलियन जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या है, गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पर जो है इन सभी बातों का जिक्र करके आप ये समझा सकते हैं कि किस तरीके से सरकार को जो है बीच का रास्ता निकालना चाहिए और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ा करके तेजी से टीकाकरण करके जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉकडाउन से बच सकते हैं और जो अर्थव्यवस्था में जो सुधार दिखना शुरू हुआ था उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, गतिशील रख सकते हैं। तो इन सभी बातों का जिक्र करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी उत्तर की संरचना कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बोलें कि वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।